जय हिंद एवरीवन। अब हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि बहुत सी चीजें मैट्रिसेस में छूट गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनेंट मैं जिस सिस्टम से आपको चलाना चाह रहा हूँ, जिस सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलाना चाह रहा हूँ, आप उस सिस्टमेटिक तरीके से इसके नोट्स बनाओ, आपको बहुत मजा आएगा और श्योरिटी मेरी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक। सो डिटर्मिनेंट क्या होता है? आपने मैट्रिसेस के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन ले लिया। डिटर्मिनेंट क्या है? सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो याद सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलेगा। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। खैर हमें इसकी डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो ये कह रहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो उसकी जब आप एक वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसी वैल्यू को हम एक डिटर्मिनेंट का नाम दिया हमने कि हम उसको डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो अगर ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, या तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप इसको डिनोट करोगे या फिर ऐसे फॉर्म में आप डिनोट करोगे। इसका मतलब मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट कर रहा है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगर ए सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी है, सपोज इसके अंदर मैंने 2 लिख दिया, देन व्हाट इज इट्स डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट सिंपल यही एलिमेंट उठकर आ जाएगा। ठीक। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की दिखती है, a11 a12 a21 a22, देन इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे, देन माइनस आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे। रूल यही होगा, आप ऐसा नहीं करोगे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दोगे, नहीं। सबसे पहले आप a11 और a22 की मल्टीप्लाई करवाओगे एंड देन इसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैंने आपको मैट्रिक्स दी 1 2 3 4, एंड सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए? सबसे पहले 1 इंटू 4 की मल्टीप्लाई होगी 4, फिर बीच में माइनस, फिर 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? -2। सो डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर बोलो या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बोलो। डिटर्मिनेंट कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैट्रिक्स क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में फर्क है। मैट्रिक्स अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है। हालांकि जब तक मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक डिटर्मिनेंट आपका नहीं होगा। ठीक। ओके। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक, तो वो अभी आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो जो आपने मैट्रिसेस में सीखा है उससे रिलेटेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप जानते हो 1 0 0 1, या फिर 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। ठीक। सेकंड चीज, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल के अलावा हर एक एंट्री 0 होती है, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। पढ़ चुके हैं। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री। मतलब आप इसकी डायगोनल एंट्री का प्रोडक्ट कर दो, वही इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। थर्ड, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। अगर कोई आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, तो उसका डिटर्मिनेंट बनेगा 0। और अगर इवन ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। एंड इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एन इज एनी नेचुरल नंबर, देन आप ए की पावर एन करके डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट ए की पावर एन करो, दोनों बातें सेम। ठीक ना। इसके बाद व्हाट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अपने एग्जाम में कई बार इस वर्ड को सुना होगा कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो अगर ए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, देन ए इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक। और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, देन ए इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक। इसका मतलब अगर मेरे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो
तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो बन जाए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो बने। इसका यूज हम बहुत जगह पर करेंगे, इनवर्स के टाइम पर भी करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के टाइम पर भी करेंगे। ठीक, तो अगर ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है, तो उस पर दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती है कि या तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो बन जाए या फिर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो ऐसी मैट्रिक्स बनेगी सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ऐसी मैट्रिक्स बनेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हम आगे जाके इस चीज को देखेंगे कि जितनी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं केवल उन्हीं के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो आप ये याद रखोगे, जिस जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिस जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। अब 3x3 की मैट्रिक्स पढ़ने के लिए हमें माइनर एंड कोफैक्टर का नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि मैं आपको एक शॉर्टकट वे भी बता दूंगा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि माइनर एंड कोफैक्टर होता क्या है। सबसे पहली बात, माइनर और कोफैक्टर जो होते हैं वो एक एलिमेंट के निकलते हैं, ये मैट्रिक्स के नहीं होते हैं। ये क्या होता है, एलिमेंट के होते हैं। ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी हम आगे जाके एडजॉइंट पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, तो वहां पर भी इसका मैं यूज करूंगा। तो अगर ए मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, देन दी माइनर, माइनर को किससे दिखाएंगे हम, एम आई जे से, ऑफ ए आई जे। देखो ए आई जे क्या है, कोई एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का, उसका जो माइनर होगा इन ए इज द डिटर्मिनेंट। वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो सब मैट्रिक्स, सब मतलब छोटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय लीविंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। क्या कहानी है, क्या बोल दिया। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की, और मुझे माइनर फाइंड आउट करना है M11। M11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो बैठा हुआ एलिमेंट है, इसका मुझे माइनर फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे इसका माइनर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ये कहानी समझ में आई। M11 का मतलब जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा। तो हमने बोला कि जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, ये जिस रो में है इसको एलिमिनेट कर दो, और ये जिस कॉलम में है इसको एलिमिनेट कर दो। तो जो अब बच गया उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो ही आपका माइनर बनेगा। ठीक, ऐसे ही व्हाट इज M12। M12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो। तो क्या बचा, -3 बचा, तो ये इसका माइनर बनेगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसका माइनर बनेगा। ठीक, अच्छा जैसे सपोज मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेकंड, मैंने शायद एग्जांपल इसका लिया हुआ होगा, चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, लिया। जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे M11 फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज M11। सो M11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ जो एलिमेंट है इसका मुझे माइनर फाइंड आउट करना है। तो इसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए ये जिस रो में है उसको एलिमिनेट करो, ये जिस कॉलम में है इसको एलिमिनेट कर दो, और जो बच गई इसको बोलते हैं हम सब मैट्रिक्स, सब मतलब छोटी मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। ठीक, तो 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई 3 2 6, फिर बीच में माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 1 4। सो आंसर इज 2। तो जो M11 है वो कितना आया, 2। माइनर क्या आया, 2। ऐसे ही अगर मुझे M12 कैलकुलेट करना है, सो M12 का मतलब आपको अब की बार फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में बैठा हुआ जो एलिमेंट है ये, इसका फाइंड आउट करना है माइनर। तो ये जिस रो में इसको एलिमिनेट करो, ये जिस कॉलम में इसको एलिमिनेट करो। अब जो आपके पास डिटर्मिनेंट बचा है, सब डिटर्मिनेंट -3 -1 2 एंड 3, ये जो आएगा ये बनेगा आपका माइनर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा -9 और बीच में माइनस, 2 1 जा 2। सो वी हैव -9 + 2। सो आंसर इज -7। ऐसे थर्ड वन वाला आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। इन द सेम वे कोफैक्टर क्या होता है, देखो कोफैक्टर भी एलिमेंटों के निकलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, देन द कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, CIJ से। कई लोग इसको कैपिटल AIJ से भी डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, तो कंफ्यूज नहीं होगा। ऑफ AIJ मतलब किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 I plus j times the determinant of the submatrix of order n -1 obtained by leaving ith row and jth column।
मतलब जो अभी आप जस्ट माइनर में काम कर रहे थे, बस उस माइनर में आपको एक चीज की मल्टीप्लाई और कर देनी है, -1 raised to the power i+j। समझ में आई कहानी? जैसे फॉर एग्जाम्पल तो समझाता हूँ कोफैक्टर है क्या। इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, कोई बात, हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये सपोज मेरे पास गिवन है 1 2 3 एंड 4। ये मेरे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है एंड मुझे फाइंड आउट करना है सपोज C11, चाहे आप C11 बोलो चाहे A11 बोलो। बहुत सी बुक में CIJ से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को और बहुत सी बुक में AIJ से डिनोट करते हैं। तो हमने बोला कि जो कोफैक्टर होगा C11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट है 1। तो ये क्या होगा, ये -1 raised to the power i+j टाइम्स होगा किसका, द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स जो जस्ट आपने भी कैलकुलेट करा है माइनर, क्या M11। ठीक, सो दिस इज व्हाट -1 raised to the power i कितना है 1 और j भी कितना है 1, सो दिस इज 1 + 1। M11 क्या होगा, इस रो को एलिमिनेट करो और इस कॉलम को एलिमिनेट करो। M11 आपने भी सीखा है, ऊपर निकालो, क्या बचेगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही अगर मैं बोलूं C2 कितना होगा, तो आप कहोगे -1 raised to the power 2 + 2 into M22। ठीक, मतलब -1 raised to the power 4 और M22 का मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट। तो इस रो को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस कॉलम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा -1। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा -1। एक 3x3 का भी एग्जांपल उठाते हैं और उसके बाद हम 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओपन करना सीखते हैं। ठीक, तो सपोज करते हैं मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, से 1 0 1 0 1 1 2 3 4। एक छोटी सी मैंने मैट्रिक्स ले ली ताकि कैलकुलेशन इतनी टफ ना हो। सपोज मुझे जो कोफैक्टर है वो कोफैक्टर फाइंड आउट करना है C23 का, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला, कोफैक्टर क्या होगा, दिस इज -1 raised to the power i+j इनटू, है ना, -1 raised to the power i+j टाइम्स आपका माइनर। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा -1 raised to the power 5 into M23 एंड दिस इज व्हाट -M23। सो अब आपको M23 कैलकुलेट करना है। M23 है क्या, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट। तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में बैठा हुआ एलिमेंट ये है। जैसे ही इसका माइनर कैलकुलेट करना होगा, मुझे इस रो को एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड इस कॉलम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा, दिस इज सब डिटर्मिनेंट ऑफ जो बच गया आपका 1 0 2 एंड 3। सो दिस इज व्हाट माइनस टाइम्स ऑफ 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 -2 की मल्टीप्लाई 0 से 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -3। सो आपको माइनर समझ में आ गया, आपको कोफैक्टर समझ में आ गया। अब हम 3x3 की एक मैट्रिक्स लेते हैं एंड इसका डिटर्मिनेंट ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जनरलाइज फॉर्म बता देता हूं। सपोज मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, आप 2x2 की मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट सेम माइनर एंड कोफैक्टर की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक, तो मैं आपको 3x3 का बता देता हूँ, सेम इसी की तरीके से आप 2x2 की मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हो। A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33। नाउ आई वांट टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है। ठीक है, जिस भी 3x3 की मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, आप किसी भी एक रो के अलोंग या किसी भी एक कॉलम के अलोंग उस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक, ये याद रखना, 3x3 की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उनको तो आता है, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए अगर 3x3 की आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग अपना डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं। इन जनरल 90% केसेस में हम फर्स्ट रो के अलोंग ही अपना डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, लेकिन आगे जाके जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे कि जिस भी रो में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज होते हैं या जिस भी कॉलम में हमारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, हम हमेशा उसी के अलोंग अपना डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आपकी आधी से ज्यादा कैलकुलेशन अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका जीरो ही आएगा। तो अब आपको करना क्या है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और मैं फर्स्ट रो के अलोंग जो है अपना डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा,
सबसे पहले लिखूंगा A11 फर्स्ट एलिमेंट इनटू आपका कोफैक्टर, फिर प्लस A12 इंटू इसका कोफैक्टर, और प्लस A13 इंटू इसका कोफैक्टर। ये जो है ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब कोफैक्टर आपको पता होना चाहिए। सो वी हैव A11, देन C11 क्या होता है, C11 इज -1 रेज टू द पावर I प्लस J इंटू M11। ठीक, इन द सेम वे A12 इंटू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, एंड यहाँ पर प्लस A13 इंटू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू M13। ठीक, अगर आप इसको देखोगे तो ये बनेगा A11 M11। M11 किसको डिनोट कर रहा है, माइनर को। फिर -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, सो दिस इज -A12 M12 एंड प्लस A13 और M13। तो अक्सर जो हम डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं वो इसी का यूज करते हैं कि पहली एंट्री लिखी, फिर बीच में यहाँ पर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो कहाँ से आता है, वो आता है इनकी हेल्प से, ये बताते हैं आपको। ठीक, सो दिस इज व्हाट, दिस इज A11। और M11 क्या होता है, आपका सब डिटर्मिनेंट। आप इसको एलिमिनेट करोगे, M11 मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट का आपको माइनर कैलकुलेट करना है, तो ये रो गायब हो जाएगी और ये कॉलम गायब हो जाएगा। और जो आपका सब डिटर्मिनेंट है A22, A23 और A32 एंड A33। अब यहाँ से एक और चीज डेवलप होगी। नाउ वी हैव A12। A12 के लिए जब आप निकालोगे तो ये कॉलम चला जाएगा, ये रो चली जाएगी, तो क्या बचेगा आपका A21, A23 एंड A31, A33 प्लस A13 और M13 कितना आ जाएगा, ये रो चली जाएगी और ये कॉलम। सो वी हैव A21, A22, A31 एंड A32। ओके, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलेगा। बस एक लाइन और, एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा A11 और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, A22 माइनस सॉरी A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, फिर माइनस A12। we have A21 into A33 minus A23 into A31, फिर प्लस A13 into A21 into A32 माइनस A31 into A22। नोटिस करो आप एक चीज कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, A11, A22, A33 माइनस A11, A23, A32, फिर माइनस A12, A21, A33 माइनस माइनस प्लस A12, A23, A31। इन द सेम वे A13, A21, A32 माइनस A13, A31 और A22। इस पूरे एक्सपेंशन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एक डिटर्मिनेंट अगर आपको एट रैंडम में दे दूं तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि उसके अंदर जो एलिमेंट है क्या उनका रिपीटेशन हुआ है कि नहीं। जिस भी ऑप्शन में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड होगा वो डिटर्मिनेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो आपने पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दिया, आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं मिलेगा। देखो ये फैक्टर आपको कहीं दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये आप चीज याद रखोगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं कि हमने क्या क्या देखा है कि अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज 1 0 2 2 0 1 एंड 1 1 0, एंड वी वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी आगे जाके जब हम प्रॉपर्टीज सीख लेंगे तो हम फर्स्ट रो के अलोंग नहीं, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अपना एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे किसको, डिटर्मिनेंट को। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, फिलहाल मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले पहला एलिमेंट, देन इसका माई कोफैक्टर। सो कोफैक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -1 की पावर 1 1 का निकालना है, सो 1 + 1 इंटू M11। ठीक, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट, देखो दूसरा एलिमेंट 0 आ गया, तो अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, 1 + 2 इंटू M12, ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। प्लस अगला एलिमेंट है 2 इंटू 1 3 का कोफैक्टर, सो -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। ठीक, सो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 होता है, -1 की पावर 2 इज +1, सो दिस इज M11
ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी और इधर कितना बचेगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ M13। ठीक, सो दिस इज व्हाट M11 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 0 की 0 से मल्टीप्लाई, अच्छा पहले आप लिख लो सब डिटर्मिनेंट 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M13 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, सो वी हैव 2 0 एंड 1 1। दिस इंप्लाइज 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 1, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 की 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -1 + 4 यानी कि 3 आ जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में बहुत से 3x3 के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसका आप डिटर्मिनेंट ओपन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के साथ और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सीखेंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए उनको आप जरूर करना, वो सारे अच्छे क्वेश्चन से, उनसे आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे रिकॉल होंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।